Hi everyone. Let's start with the chapter Biotechnology and its application. Need perspective as well as board's perspective से ये बहुत important chapter है. बहुत अच्छा खासा weightage hold करता है. इसके पहले वाला chapter Biotechnology, Principles and Processes is also equally important which we have already taken. ये चैप्टर डिटेल में पढ़ने के लिए मिनिमम हमें 8 hours to 10 hours लग जाते हैं. बट आई ट्राई टू मेक इट शॉर्ट. वन शॉर्ट रिविजन हम कंप्लीट इस चैप्टर का कर रहे हैं जिसमें हमें हार्डली 1.5 hour ही लगेगा. बट आई मेक श्योर दैट आई डू नॉट स्किप और डिलीट एनी ऑफ द टॉपिक्स. ऑल द टॉपिक्स विल बी कवर्ड प्रिसाइसली बट अ लिटिल बिट इन फास्ट फॉरवर्ड. इसीलिए हम इसको वन शॉट कहते हैं जिससे हम क्विक रिविजन पूरा चैप्टर कम से कम टाइम में कर लेते हैं without skipping any of the important topics. So let's move on with this chapter which is biotechnology and its applications. Basically अगर green biotechnology ऐसा word आता है that simply means that we are talking about agriculture. Red biotechnology word आता है then we are talking about medicines. If white and grey biotechnology word use किया जा रहा है then it is referring to industrial products. And if blue biotechnology word is being used, then we are talking about marine ecosystem. Biotechnology principles and processes में हम काफ़ी सारे principles and काफ़ी सारे processes, advanced processes देख चुके हैं. But उसमें भी detail अभी भी research चल रहा है. और वो research mainly 3 areas में चल रहा है. तो वो 3 areas कौन से हैं जिसमें research अभी भी still ongoing है? पहला area है दैट जो हमारा होस्ट ऑर्गेनिज्म था जिसे हम कॉम्पिटेंट बनाते हैं, दैट कॉम्पिटेंट ऑर्गेनिज्म इज इम्प्रोवाइज्ड एंड वो ऑर्गेनिज्म मोस्टली माइक्रोब्स होता है या उनमें से जो हम प्रोडक्ट्स मिलते हैं जो कि प्योर एंजाइम्स होते हैं जो बायोकैटलिस्ट के जैसे यूज किए जाते हैं, या हमने आरीज पढ़ा या हमने डीएनए लाइगेज पढ़ा, हमने डीएनए पॉलीमरेज पढ़ा. इन सब को अभी भी और एडवांस्ड और बेटर बनाया जा रहा है. इसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है. दूसरा रिसर्च इज स्टिल ऑनगोइंग इन प्रोवाइडिंग स्टेराइल कंडीशंस जो कि हम सेकेंड प्रिंसिपल पढ़े थे बायोटेक में. सेकेंड प्रिंसिपल, देयर वर 2 प्रिंसिपल्स. फर्स्ट वाज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड सेकेंड वाज बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, जिसमें हम हमारा एनवायरनमेंट कंटामिनेशन फ्री रखते हैं या माइक्रोबियल फ्री रखते हैं, sterile conditions provide करते हैं. So for that research is still going on that how to make sure that our only host organism, हमारा सिर्फ और सिर्फ host organism survive करे and rest of all organisms must die. उससे sterile condition provide होगी through genetic engineering to help proper growth of only desired organism. And last and important research area is still ongoing into downstream processing, जिसमें हम already previous chapter में देख चुके हैं that downstream processing includes main 2 things and those are isolation and purification of the product. So to purify protein और organic compound, जो भी हमारा product है उसको isolate करना and purify करना, ये downstream processing की मदद से हुआ. इसको और इम्प्रोवाइज हम कैसे कर सकते हैं इसमें अभी भी रिसर्च चल रहा है. बेसिकली ये चैप्टर जो एप्लीकेशन चैप्टर है, हम टोटल 3 फील्ड्स में एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं. फर्स्ट फील्ड इज मेडिसिन, सेकेंड फील्ड इज मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड थर्ड फील्ड इज एग्रीकल्चर. सो हम ये तीनों फील्ड्स डिटेल में पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट डन है. इट इज दैट ईजी. सो बस 3 फील्ड्स में हमें एप्लीकेशंस देखने की बायोटेक कैसे यूज हो रहा है इन 3 पर्टिकुलर फील्ड्स में. वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट फील्ड एंड दैट इज मेडिसिन. मेडिसिन जो है इस फील्ड में हम टोटल 4 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं. वैसे तो बहुत ज्यादा है, टोटल 30 थेरापेटिक्स अप्रूव्ड है ग्लोबली, जिसमें से 12 आर अवेलेबल इन इंडियन मार्केट. बट इन डिटेल आर एनसीईआरटी टॉक्स जस्ट अबाउट 4 stuff and those 4 stuff are genetically engineered insulin, दूसरा जीन थेरापी, तीसरा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड चौथा वैक्सीन्स. सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड हमारी फर्स्ट फील्ड जो है मेडिसिन. ऐसे हमें टोटल और 2 फील्ड्स पढ़नी है, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस एंड थर्ड इज एग्रीकल्चर. बट फर्स्ट फील्ड जो मेडिसिन फील्ड है उसमें भी हम 4 एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं. बट रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, दिस इज एनसीईआरटी स्टेटमेंट. एनसीईआरटी कहती है टोटल 30 थेरापेटिक्स है जिसमें से 12 इंडियन मार्केट में अवेलेबल है. बट आर एनसीईआरटी मेनली मेजरली फोकसेस ऑन जस्ट 4 techniques and those 4 are genetically engineered insulin and so on. We'll start with the first one.
दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। मेडिसिन फील्ड में भी फर्स्ट एग्जाम्पल 1A लिख रही हूं मैं, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। सबसे पहले इंसुलिन, इसका मतलब समझ लो क्या है। इंसुलिन एक हार्मोन है एंड इट इज प्रोटीनेशियस इन नेचर। ये करता क्या है? ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म करता है। कैसे? ब्लड ग्लूकोज लेवल घटा के, बाय डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल सेल्यूलर अपटेक ऑफ ग्लूकोज बढ़ा देता है एंड एक्सेस ग्लूकोज ब्लड में जो होता है उसको वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है इनटू लीवर एंड इनटू द मसल्स या इनटू एडिपोसाइट्स। ये सिक्रीट कौन करता है? इट इज सिक्रीटेड बाय बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस ऑफ पेनक्रियास। सो इस डायग्राम में यू कैन सी दिस इज डिओडिनम एंड इन डिओडिनम के दो लिम्स के बीच में ये पैनक्रियास प्रेजेंट है जो कि हमारा हेटेरोक्राइन ग्लैंड है, और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज कंपोजिट ग्लैंड। कंपोजिट ग्लैंड का मतलब है ये दोनों पार्ट से बना है, एंडोक्राइन पार्ट एज वेल एज एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट मतलब जिसमें पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं एंड एंडोक्राइन पार्ट मतलब जहां से हार्मोन्स रिलीज होंगे। एंडोक्राइन पार्ट को हम आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस कहते हैं, और इस आइलेट ऑफ लैंगरहंस में बहुत प्रकार के सेल्स हैं, जैसे अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। इसमें से जो बीटा सेल है, दिस आर responsible for production of insulin. Alpha cells produces glucagon and this glucagon works exact opposite to insulin. Antagonist nature का होता है, ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ाता है, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल घटाता है। इस तरह से ये दोनों मिलके ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करते हैं बॉडी में एंड ब्लड में। Whereas डेल्टा सेल्स इनहिबिटरी होता है, वो सोमैटोस्टैटिन रिलीज करता है। अगर बाई चांस बीटा सेल्स में कुछ खामी हो गई या कुछ डैमेज हो गया एंड वो इंसुलिन नहीं बना पाए तो इंसुलिन की बॉडी में डेफिशिएंसी हो जाएगी एंड ये डेफिशिएंसी लीड करेगी डायबिटीज मेलाइटिस कंडीशन को। डायबिटीज मेलाइटिस का मतलब समझ लो। डायबिटीज का मतलब होता है ओवरफ्लो, सो यूरिन का ओवरफ्लो होना। मेलाइटस का मतलब होता है मेल रिलेटेड एंड मेल का मतलब होता है हनी। सो यूरिन का जो ओवरफ्लो हो रहा है उसमें हनी भी प्रेजेंट है, समथिंग लाइक दैट इसका मतलब होता है। हनी का यहाँ मतलब है शुगर एंड शुगर कंटेनिंग यूरिन होना, वो भी एक्सेस यूरिनेशन होना, डायूरेसिस होना, ऐसी कंडीशन को हम डायबिटीज मेलाइटिस कहते हैं। अब एक्सेस ग्लूकोज आया कहाँ से यूरिन में? So guys, we know that insulin is important for decreasing blood glucose level, क्योंकि वो excess glucose लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर देता है। बट अब अगर इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा, एक्सेस ग्लूकोज हमेशा ब्लड में रहेगा एंड किडनी की एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, तब तक ही वो ग्लूकोज को कंजर्व करके रख सकता है। उससे ज्यादा अगर ग्लूकोज हुआ तो इट विल लेट इट गो वाया यूरिन। Since there is no insulin, excess glucose would be there in the blood and that excess glucose will go via urine. That condition is called as diabetes mellitus. अब जो पेशेंट्स डायबिटीज मेलाइटिस के होते हैं, अर्लियर टाइम्स में क्या होता था, इंसुलिन जो है उनको इंजेक्शंस के फॉर्म में दे दिया जाता था। अब ये इंसुलिन आया कहाँ से? इंसुलिन एक्सट्रैक्ट किया जाता था फ्रॉम पैनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स, विच मीन्स तब लोगों में, कुछ लोगों में, सम ह्यूमंस में एलर्जिक रिएक्शन दिखने लग गए बिकॉज वो इंसुलिन सेल्फ इंसुलिन नहीं था, वो इंसुलिन कोई और स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का था। प्लस अब आप सोचो बेटा, जितने पेशेंट्स धीरे धीरे विथ मॉडर्न टाइम, विथ लाइफस्टाइल, इतने पेशेंट्स बढ़ते गए कि उन पेशेंट्स को इंसुलिन फ्रॉम स्लॉटेड कैटल्स एंड पिग्स इनफ नहीं हो पाए, प्लस इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस भी दिखने लग गए। इसीलिए हमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड थेरापेटिक्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ा एंड इनके एडवांटेजेस यही थे दैट इट वुड प्रोड्यूस मास प्रोडक्शन, इनेबल्स मास प्रोडक्शन, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा, ये कंपैरेटिवली सेफ एंड मोर इफेक्टिव माने जाते हैं बिकॉज हम ह्यूमन जीन की मदद से ही ह्यूमन इंसुलिन बनाएंगे जो ह्यूमन पेशेंट को ही देंगे। सो देयर वुड बी नो इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शंस, it would avoid that as with it was in case of animal source। जब हम pigs में से इंसुलिन देते थे तो कुछ humans ने एलर्जिक रिस्पॉन्सेस शो किए थे, बट अब कोई चांस नहीं होगा अगर हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड थेरापेटिक्स यूज करेंगे तो। नाउ
how did we do that? That is very important. So let's first understand the structure of insulin. इंसुलिन है कैसा? तो यहाँ डायग्राम में बेटा मैंने प्रो इंसुलिन दिखाया है. दिस इज प्रो इंसुलिन. ये जब मेच्योर इंसुलिन बनता है उसमें बस ए चेन एंड बी चेन होती है. लेट्स ड्रॉ दैट. आई विल ड्रॉ हियर. दिस इज ए चेन, यहाँ नीचे बी चेन मैं बना दे रही हूं. सी चेन जो है वो हट जाती है. वी विल ऑल्सो शो डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. यहाँ एक डाइसल्फाइड बॉन्ड हमें दिख रहा है, प्लस यहाँ पे भी एक दिख रहा है. राइट. सो दिस इज मेच्योर इंसुलिन. जो मैंने ड्रॉ किया है वो मेच्योर इंसुलिन है. जो ऑलरेडी डायग्राम था वो प्रो इंसुलिन था. So as you can see from the diagram that proinsulin consists one additional polypeptide, that is C chain, whereas mature insulin consists just total 2 polypeptide, those are A and B, whereas proinsulin had 3 polypeptide A, B and C. Right. So let's understand the theory. Benton and Best first extracted insulin from human pancreas. Human के pancreas से ही isolate किया गया था. Sanger नाम के एक साइंटिस्ट ने इस इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर या अमाइनो एसिड सीक्वेंस दिया था. सैंगर ने बताया दैट इंसुलिन के पास 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड से लिंक्ड है. सैंगर ने जो ये स्ट्रक्चर दिया है वो मैच्योर इंसुलिन के बारे में दिया है. ए चेन के पास 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं, बी चेन के पास 30 अमाइनो एसिड्स है. सिंस एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसे हम क्वाटरनरी प्रोटीन कहते हैं. वी विल क्विकली रिवाइज बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर. बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़े थे दैट एक सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का, उससे एक लीनियर चेन बनी तो उसे हम प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं. इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर में एडिशनल यहां पे तो हमें पता है पेप्टाइड बॉन्ड्स है, सारे अमाइनो एसिड्स के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स है. इसी में कुछ एक्स्ट्रा बॉन्ड्स लग गए जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड हेलिक्स स्ट्रक्चर बन गया जो कि स्टेबलाइज था बाय द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, या बीटा प्लीटेड शीट्स बन गई अगेन जो स्टेबलाइज था हाइड्रोजन बॉन्ड्स की मदद से. इसे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. अब इन्हीं अल्फा हेलिक्स या बीटा प्लीटेड शीट्स में फर्दर 3D बन चुका है. 3D डायग्राम. 3D का मतलब है वो 2D में नहीं होगा, वो एक कॉन्फॉर्मेशनली 3D फॉर्म में होगा. इसे हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं. इसमें पेप्टाइड बॉन्ड्स तो है ही, हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो ऑफ कोर्स है बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर. साथ ही साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होंगे, वांडर वाल्स इंटरेक्शंस होंगी, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स होंगे, कोवलेंट बॉन्ड्स होंगे एंड मेनी मोर बॉन्ड्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द 3D स्ट्रक्चर. उससे बन गया टर्शियरी. अब यही टर्शियरी, लेट्स से एक टर्शियरी की जैसा ही एक दूसरा टर्शियरी भी है और ये दोनों जुड़ेंगे बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. सो एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन मिल गई तो उसे हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. So as in case insulin we can see that there is one A chain and there is one B chain. दोनों साथ में जुड़े हैं by disulfide bonds. Hence it is called as quaternary protein. If you remember हम बायोमोलिक्यूल्स में हीमोग्लोबिन को as example of quaternary protein देखे थे because हीमोग्लोबिन में एक था 2 अल्फा and then 2 बीटा. So there were 4 chains total. 4 चेन्स. बेसिकली एक से ज्यादा चेन होना उसी को हम क्वाटरनरी प्रोटीन कहते हैं. एंड इंसुलिन में भी एक से ज्यादा ही है, 2 चेन्स है एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी प्रोटीन. सो क्वाटरनरी प्रोटीन आर स्टेबलाइज्ड बाय डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. नाउ इंपॉर्टेंट इज इंसुलिन में कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है. एज यू कैन सी इन द डायग्राम टोटल देयर आर 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. इन 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स में से 2 इंट्रा चेन है whereas एक, I'm sorry उल्टा लिख दिया मैंने. दो इंटरचेन है whereas एक इंट्रा चेन है. इंट्रा चेन भी किसमें? विद इन ए. इंटरचेन मतलब 2 चेन के बीच में एंड सिंस टोटल ही 2 ही चेन है तो इट इज क्वाइट अंडरस्टूड 2 किसके बीच में होंगे? ए और बी के बीच में होंगे. Whereas इंट्रा चेन का मतलब होता है विद इन दैट सिंगल चेन. तो विद इन ए चेन के अंदर भी हो सकता है, विद इन बी चेन के अंदर भी तो हो सकता है, बट फ्रॉम द डायग्राम वी कैन सी वो विद इन ए चेन के अंदर है. सो प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर इंसुलिन के केस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के बारे में सेम थ्योरी है. टोटल 3 ही रहेंगे, इवन प्रो में इवन मैच्योर में.
उसमें से 2 इंटर चेन और 1 इंट्रा चेन, ये सेम रहेगा, बस प्रो इंसुलिन में एडिशनल एक सी चेन रहेगी जिसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स रिलेटेड कोई चीज नहीं है, वो पेप्टाइड बॉन्ड से ही अटैच्ड है। ह्यूमंस के अंदर इंसुलिन जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है इस प्रो इंसुलिन, जिसमें एक्स्ट्रा एक सी चेन होती है। इसमें बिगेस्ट चैलेंज यही था दैट इससे हम लोग मेच्योर इंसुलिन में कैसे मॉडिफाई कर पाए बाय द टेक्निक आरडीटी। आरडीटी का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हम लोग कैसे कर सकते हैं मेच्योर इंसुलिन में, प्रो इंसुलिन तो चलो बना लेंगे हम, बट मेच्योर में कैसे कन्वर्ट कर पाए, सी चेन को डिलीट कैसे करें या उसमें से निकाले कैसे। इसमें दिमाग लगाया था 1983 में एले लिली कंपनी ने, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है। उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया डीएनए सीक्वेंस अलग से ए के लिए एंड बी के लिए और उसको इंसर्ट किया डिफरेंट इकोलाइज में विद सूटेबल वेक्टर्स। एज वेक्टर उन्होंने प्लाज्मिड यूज किया था, ए और बी चेन सेपरेटली प्रोड्यूस की थी, एक्सट्रैक्ट किया, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस किए उसके अंदर। 1983 में 5 जुलाई को फर्स्ट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया गया जिसको नाम दिया गया ह्यूम्यूलिन। अब ये कैसे बनाया गया, आई विल एक्सप्लेन यू ओवर हियर। लेट्स अंडरस्टैंड ह्यूमन के अंदर लेट्स से ये जीन है जिसमें से इतना ए जीन था, इतना सी जीन था, इतना बी जीन था, बिकॉज एज वी नो दैट स्ट्रक्चर में इफ यू सी ए के बाद ऑब्जर्व करो बेटा, ए के बाद सी है, सो ऑब्वियसली जीन भी वैसी ही बनी होगी, ए जीन के बाद सी जीन होगा एंड देन बी जीन होगा एंड देन मैच्योरेशन में सी पॉलीपेप्टाइड को हटा दिया जाता होगा, राइट। सो विल सी हियर इस तरह से जीन होगी, ए जीन, बी जीन एंड सी जीन। अब आरई एक यूज किया गया होगा जिसका पैलिंड्रोम सीक्वेंस एक ए के स्टार्टिंग में होगा और एक ए के एंड में होगा। ये सेम आरई से एक वेक्टर भी तो कट किया होगा, राइट। अब इससे हमको ए जीन आइसोलेट तो हो गया, बट द प्रॉब्लम इज इसको हम होस्ट में डालने वाले हैं, वो तो एक प्रोकैरियोट होगा, जबकि ये जीन तो हमने एक यूकैरियोटिक सेल से निकाला है एंड यूकैरियोटिक सेल में स्प्लाइसिंग नाम का प्रोसेस होता है जो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है बिकॉज प्रोकैरियोट्स डू नॉट पॉसेस इंट्रॉन्स। सो प्रोकैरियोट ये पूरा कंप्लीटली कोड कर ही नहीं पाएगा। सो हमने क्या किया, हमने ए जीन को ट्रांसक्रिप्शन से उसका एचएनआरएनए बना दिया, इस एचएनआरएनए का स्प्लाइसिंग प्रोसेस से हमने एमआरएनए बना दिया। अब इस एचएनआरएनए एंड एमआरएनए में डिफरेंस क्या था, एचएनआरएनए के पास इंट्रॉन्स प्लस एक्सॉन्स दोनों थे, जबकि स्प्लाइसिंग में हमने इंट्रॉन्स को स्प्लाइस कर दिया एंड दिस एमआरएनए कंसिस्ट ऑफ जस्ट एक्सॉन्स एंड एक्सॉन्स आर ओनली कोडिंग सीक्वेंसेस जो प्रोटीन्स को कोड करते हैं। बट हमें इसे वेक्टर के साथ जोड़ना था जो कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जबकि एमआरएनए तो एक आरएनए है। सो व्हाट डिड वी डू, वी डिड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इससे क्या हो गया, इससे एक डीएनए बन गया, एमआरएनए आरएनए से डीएनए बनना ये उल्टा हुआ, राइट, ट्रांसक्रिप्शन का उल्टा, हेंस इट इज कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। एंड ऐसे डीएनए को हम सी डीएनए कहते हैं। सी स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। सो इस पर्टिकुलर डीएनए में और इस ए के सी डीएनए में डिफरेंस क्या है, दिस कंसिस्ट ऑफ ओनली exons which is coding sequence whereas this consist of introns plus exons। तो हमने इंट्रॉन्स हटा दिए हैं। अब इस सी डीएनए को हमने वेक्टर के साथ जोड़ा, दिस सी डीएनए प्लस वेक्टर जिसको हमने सेम आरई से कट किया था, इसको हमने लाइगेट किया बाय द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेस और इसको इंट्रोड्यूस किया इनटू होस्ट जो कि है हमारा ई कोलाई। देन वी सिलेक्टेड ई कोलाई। कैसे सिलेक्ट किया, वी सिलेक्टेड ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड देन वी सिलेक्टेड रिकॉम्बिनेंट्स। हाउ डिड वी डू दिस, प्लीज रेफर चैप्टर प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, उसमें मैंने डिटेल में ये एक्सप्लेन किया है। एंड देन हमने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा जिसमें हम लोगों ने देखा दैट हमें ए पॉलीपेप्टाइड चेन प्रॉपर्ली मिल रही है। देन हमने पायलट प्लांट बनाया
वी स्केल अप करके हमने उसको बायोरिएक्टर में डाला एंड देन हमने डाउनस्ट्रीम प्रोसेस करके हमने इस पर्टिकुलर बायोरिएक्टर से आइसोलेट किया ए पॉलीपेप्टाइड। सो इस तरह से हमको फाइनली ए पॉलीपेप्टाइड मिल गया। सेम प्रोसेस से हमें बी पॉलीपेप्टाइड भी मिल जाएगा एंड इस तरह से ए एंड बी पॉलीपेप्टाइड मिलने के बाद डिफरेंट बायोरिएक्टर से हमको ए एंड बी मिले, उनको हमने साथ में जोड़ा by the help of disulfide bonds. As we already know, there were total 3 disulfide bonds, जिसमें से 2 इंटर है 2 इंट्रा है। इस तरह से हमें इंसुलिन मिल चुका है जिसका नाम हमने यूम्यूलिन रख दिया। आई होप आप लोगों को पता चल गया है कि हम लोगों ने एग्जैक्टली कैसे, हम लोगों ने एज एन एले लिली कंपनी ने कैसे बनाया था यूम्यूलिन। ये सेम चीज यहाँ पे मैंने डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन की है। एज यू कुड सी यहाँ पे ए पॉलीपेप्टाइड मिल चुका है, बी पॉलीपेप्टाइड मिल चुका है बाय द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड देन हमने डाइसल्फाइड बस इंट्रोड्यूस करके हमने एक्टिव इंसुलिन बना दिया है जिसको हमने फॉर्मुलेशन किया है एंड देन इस तरह से बोतल में स्टोर करके रख दिया जिसका नाम हमने यूम्यूलिन दिया। यूम्यूलिन इसलिए दिया बिकॉज ह्यूमन का इंसुलिन, ह्यूमन जीन से इंसुलिन बनाया, हेंस द नेम यूम्यूलिन इज गिवन। अब इसमें एक एडिशनल चीज यहां पे ऐड कर दो आप लोग बेटा, दैट दिस यूम्यूलिन इज गिवन इंट्रावीनसली। इंट्रावीनस इंजेक्शंस के फॉर्म में दिया जाता है, इसको ओरली टैबलेट्स के फॉर्म में नहीं दिया जाता बिकॉज इट इज अ प्रोटीन एंड प्रोटीन स्टमक में ही डाइजेस्ट हो जाएगा ना, इट विल गेट डाइजेस्टेड इन स्टमक। इसीलिए हमने इसको टैबलेट्स के फॉर्म में ओरली लेने के लिए नहीं रखा। वी गिव इट एज इन द फॉर्म ऑफ इंट्रावीनस इंजेक्शंस जो डायरेक्टली ब्लड में जाएगा एंड डायरेक्टली वर्क उसका काम स्टार्ट कर देगा जो कि है ब्लड ग्लूकोज लेवल घटाना। और भी कुछ रैनबैक्सी कंपनी आई, उन्होंने फिर कुछ इसके एनालॉग्स बनाए जिसे ह्यूमोलॉग भी कहा जाता है जो ज़्यादा इफेक्टिव माना जाता है एंड बेटर वर्जन्स आते गए। बट ऑफ कोर्स एली लिली कंपनी ने इस पे बायो पेटेंट लगा दिया था, सो सेम प्रोसेस हम कॉपी नहीं कर सकते थे। बट देयर वर मेनी कंपनीज जिन्होंने मॉडिफाई किए कुछ स्टेप्स एंड देन दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग देयर ओन यूम्यूलिन और ह्यूमोलॉग। आई होप द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट फील्ड दैट इज मेडिसिन फील्ड सभी को क्लियर है। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल दैट इज जीन थेरापी। 2A लिख रही हूं मैं, सॉरी 1B लिखना चाहिए, राइट। सो दिस वाज फर्स्ट फील्ड एंड फर्स्ट फील्ड में ही B एग्जाम्पल चल रहा है हमारा जो कि है जीन थेरापी। बेटा सबसे पहले थेरापी का मतलब समझो, थेरापी मतलब क्योरिंग, ट्रीटमेंट। पर किसका ट्रीटमेंट? जीन का ट्रीटमेंट, राइट। तो डायग्राम में देखो बेटा, यहां दिखाया है कि ये ब्लू कलर का डीएनए है पर यहाँ रेड कलर का हो चुका है। मतलब यहाँ मैं बस ये शो करना चाह रही कि रेड कलर मतलब डिफेक्टिव जीन हो गया है एंड इसको हमने निकाल दिया। सो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, उस खराब जीन को निकाल के सही जीन वहां पे जोड़ देंगे। दैट इज कॉल्ड एज जीन थेरापी। सो व्हाट इज एग्जैक्टली जीन थेरापी? लेट्स अंडरस्टैंड द थ्योरी। रिप्लेसमेंट ऑफ फॉल्टी जीन विद अ नॉर्मल फंक्शनल जीन चाइल्ड में या तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में, उसे हम जीन थेरापी कहते हैं। जीन थेरापी अप्रूव किया गया है सिंगल जीन डिसऑर्डर्स के लिए, मतलब एक ही जीन में प्रॉब्लम है, मल्टीपल जीन में इश्यूज है तो जीन थेरापी अप्रूव्ड नहीं है बाय द गवर्नमेंट। इट इज अप्रूव्ड जस्ट फॉर सिंगल जीन डिसऑर्डर एंड सिंगल जीन डिसऑर्डर्स के एग्जांपल है स्किड दैट इज सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी, सिस्टिक फिब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रोफी। फर्स्ट जीन थेरापी 1990 में परफॉर्म किया गया था 14 सितंबर को, जो कि एडीएस के डिसऑर्डर के लिए किया गया था। इट वॉज परफॉर्म टू अ 4-year-old गर्ल जिसका नाम अशांति डे सिल्वा था बाय वन डॉक्टर नेम डॉक्टर विलियम फ्रेंच एंडरसन, NIH न्यूयॉर्क USA में ये परफॉर्म किया गया था। अब एग्जैक्टली क्या किया गया था एडीए जीन थेरापी में, या जीन थेरापी क्या है, ये सारी डिटेल्स हम लोग अपकमिंग स्लाइड्स में देख लेंगे। सबसे पहले समझ लो एडीएस स्किड डिजीज क्या है।
अगर ये डिजीज हमें पता होगी तो हमें समझ में आएगा कि अच्छा इसकी जीन एब्सेंट थी तो क्या इश्यू हुआ उस बच्ची में. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट व्हाट इज दिस. एडीए नाम का बेटा एक जीन है. नाउ वी ऑल नो दैट ये जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा एंड इस ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा एंड ट्रांसलेशन से हमें सबको पता है दैट एक प्रोटीन बनता है. अब ये जो प्रोटीन है वो एक एंजाइम था और उस एंजाइम का नाम है एडिनोसिन डीअमाइनेज. ये जो एंजाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इम्यून सिस्टम फंक्शनिंग के लिए. साथ ही साथ ये कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस को भी डिग्रेड करता है जिससे इम्यून सिस्टम हमारा एनहांस होता है. नाउ प्रॉब्लम वाज उस 4 साल की बच्ची में डिलीट हो गई थी ये पर्टिकुलर जीन फ्रॉम बोन मैरो सेल्स एंड फ्रॉम लिम्फोसाइट्स. एंड यू ऑल नो दैट बोन मैरो सेल्स ही हमारे इम्यून सिस्टम के सेल्स बनाते हैं या लिम्फोसाइट्स ही हमारे इम्यून सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल है. बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स, इन्हीं सेल्स में इंपॉर्टेंट है ये जीन जो कि वो एंजाइम बनाएगा. बट ये जीन नहीं था इन पर्टिकुलर सेल्स में. सो एडीए एंजाइम बनेगा ही नहीं और अगर एडीए एंजाइम ही नहीं है तो बेटा हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाएगा. बी एंड टी लिम्फोसाइट्स दोनों रिड्यूस्ड हो जाएंगे. अब बी एंड टी lymphocyte were very much important. B lymphocyte was important for humoral immunity and T lymphocyte was very much important for cell mediated immunity. अब B lymphocyte T lymphocyte है नहीं तो humoral and cell mediated immunity दोनों बहुत reduce हो जाएंगे and this will lead to severe, बहुत ही critical कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी डिसऑर्डर हो जाएगा. कंबाइंड इसीलिए बिकॉज ह्यूमोरल एंड सेल मीडिएटेड दोनों कंबाइंडली कम हो जाते हैं एंड इम्यून डेफिशिएंट हो जाता है. 15 to 20% आर इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. बेसिकली ये जेनेटिक डिसऑर्डर है इसीलिए हमको 15 to 20% रीजन पता है. बट देन अचानक से क्यों किसी में ये जीन डिलीट हो जाती है, क्या इशू होता है, ये सारे रीजंस हमें नहीं पता है. स्टिल दोज रीजंस आर अननोन. अब इसको बेटा एक्वायर्ड डिजीज कहा जाता है. इसे एक्वायर्ड इसीलिए कहा जाता है, सॉरी आई एम सो सॉरी, इसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है बिकॉज इसमें जीन में खराबी है. इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जाना बट बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजंस, हेंस इसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहा जाता है. व्हेयरएज एक्वायर्ड का सेम एग्जांपल इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. इसमें भी इम्यून सिस्टम डेफिशिएंट हो जा रही है. इट इज सेम मैकेनिज्म. इसमें भी बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं बट दैट डिजीज इज एक्वायर्ड इन द लाइफ टाइम बाय HIV वायरस. HIV की वजह से होना, दिस इज एक्वायर्ड डिजीज. वेयर स्किड इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. सो नाउ वी ऑल नो दैट एडीए स्किड डिसऑर्डर में हो क्या रहा है. बोन मैरो सेल्स या तो लिम्फोसाइट्स का एडीए जीन स्किप्ड है या डिलीटेड है. सो जीन थेरापी में हम क्या करेंगे, इट इज क्वाइट ऑब्वियस, हम एडीए जीन इंट्रोड्यूस कर देंगे. सो जीन थेरापी हम किस में कर सकते हैं, हम सोमैटिक सेल में कर सकते हैं या हम जर्म लाइन में भी तो कर सकते हैं. सोमैटिक सेल का ये फायदा है दैट हम जिसमें भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो ट्रीटमेंट उस पर्सन तक ही सीमित रहेगा, वो इनहेरिट नहीं होगा. सो बाई चांस अगर हमने गलती भी कर दी तो वो इनहेरिट नहीं होगा, वो गलती उसी इंसान तक ही सीमित रहेगी. बट जर्म लाइन में अगर हमने ये ट्रीटमेंट दिया विच मीन स्पर्म या ओवम में किया, सो इट इज डन इन स्पर्म और ओवम, इट इज नॉट अप्रूव्ड बेटा, इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट बिकॉज जीन इंसर्शन इनटू जर्म सेल्स कैन लीड इनटू म्यूटेशंस एंड अगर म्यूटेशंस हार्मफुल हुए, लिथल हुए तो जर्म सेल है बेटा वो तो इनहेरिट भी तो होंगे. सो ये रिस्क है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन में रिस्क हो सकता है अगर हमने गलती की जीन थेरापी में तो. पर सोमैटिक सेल में भी गलती की तो रिस्क नहीं है बिकॉज वो इस इंसान तक ही सीमित रहेगा, इट इज नॉट गोइंग टू गेट इनहेरिटेड. एडीए स्किड बेबीज को हम बबल बेबीज भी कहते हैं बिकॉज एज यू नो उनमें इम्यून डेफिशिएंसी है बेटा, तो उनको कोई भी छोटी से छोटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, छोटा वायरल इन्फेक्शन से भी डेथ हो सकती है, फेटल होता है. सो रीजन इज बिकॉज दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ इम्यून सिस्टम टू फाइट बैक. अगर इम्यून सिस्टम ही नहीं फाइट बैक के लिए तो उनको हर छोटे से छोटे इन्फेक्शन से भी बचना पड़ेगा. उससे बचने के लिए वो अपने आप पे बबल लगा देते हैं. सो समथिंग लाइक दैट. कोविड के केस में हमने जैसे मास्क लगाया था इन्फेक्शन से बचने के लिए, इन बच्चों को लाइफ टाइम पूरा बबल बनाना पड़ता है. बबल एज इन मास्क के जैसा ही पूरी बॉडी को कवर करना पड़ता है. हेंस दे अपीयर लाइक अ बबल, हेंस दे आर कॉल्ड एज बबल बेबीज. सो ट्रीटमेंट क्या है? What are the treatment which we can give to ADS kid? Patience.
पहला ट्रीटमेंट है एंजाइम नहीं बना पा रहे हैं वो, इसीलिए ये इश्यूज हो रहे हैं, सो एंजाइम्स दे दो। जैसे डायबिटीज मेलाइटिस के केस में इंसुलिन नहीं बना पा रहे थे, सो वी गेव इंसुलिन इन द इंजेक्शंस, इंसुलिन बना के इंजेक्शंस दिए, वैसे एंजाइम्स बना के एंजाइम्स इंट्रोड्यूस कर दो। फंक्शनल एडीए एंजाइम इज गिवन बाय इंट्रावेनस इंजेक्शंस, बट ऑफ कोर्स लाइफ टाइम ये इंजेक्शंस देने पड़ेंगे, हेंस इट इज नॉट क्यूरेटिव। Second thing which we can do is bone marrow transplantation. As we saw that bone marrow cells में जीन नहीं था, तो bone marrow ही रिप्लेस कर दो। कोई फंक्शनल bone marrow में जब ADA जीन होगा वैसे bone marrow को रिप्लेस कर दो, बट बेटा पूरे बॉडी का bone marrow रिप्लेस करना इज हाईली इम्पॉसिबल, सो इवन दिस इज नॉट क्योरेटिव। हिमोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवा दिए जाते हैं, जिसमें हम प्रेफरेंस पहले सिबलिंग को देते हैं, सिबलिंग का मैच नहीं किया तो प्रेफरेंस, सेकेंड प्रेफरेंस हम पेरेंट्स को देते हैं, थर्ड प्रेफरेंस हम क्लोज ब्लड रिलेटिव को देते हैं, एंड फोर्थ प्रेफरेंस वुड बी टू अननोन डोनर, सम अननोन डोनर। सिबलिंग को इसीलिए बिकॉज सिबलिंग का हमेशा जीन बहुत ज्यादा मैच करता है, बिकॉज दे शेयर पेरेंट्स, कॉमन पेरेंट्स होते हैं। पेरेंट को नेक्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, बिकॉज पेरेंट के पास जो जीन्स है वो तो उनके मम्मी पापा की है, राइट। सो फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू सिबलिंग, सेकेंड प्रेफरेंस इज टू पेरेंट्स, एंड देन थर्ड टू क्लोज ब्लड रिलेटिव, एंड फोर्थ टू द अननोन रिलेटिव्स। लास्ट एंड थर्ड treatment could be gene therapy. Now what is gene therapy? What exactly we can do in the gene therapy? So we will consider here, I'll explain gene therapy in detail. So let's say ये एक बच्चा है जिसको ADA skid issue है, इसके lymphocytes के पास ADA gene नहीं है. So what I'll do is I'll collect its lymphocytes. ये lymphocytes कैसे हैं? जिनमें ADA gene नहीं है, तो ये lymphocytes मेरे host cells हो जाएंगे. So I have written here host cells would be patient's lymphocytes. I'll take desired gene as ADA gene, but ADA gene को मैं क्या कर दूंगी? cDNA में convert कर दूंगी. cDNA क्यों? Because complementary DNA won't be having introns which are non-coding. As a vector मैं retrovirus को introduce करूंगी. So what I'll do is my desired gene is cDNA of ADA gene. इसको मैंने vector के साथ जोड़ दिया. My vector is retrovirus and then host is my patient's lymphocyte. अब इसके अंदर इस lymphocyte के अंदर cDNA introduce हो चुका है. अब ये lymphocytes मैं grow करूंगी, culture करूंगी, and then I'll put it back into the patient. Now this patient has functional lymphocytes which is having functional cDNA of ADA gene. Now this patient will be producing that particular enzyme which is responsible for production of B and T lymphocytes. So इस patient का अब अच्छे से lymphocytes create होंगे. But the problem is मैंने जिस सेल में इंजीनियरिंग किया है वो सेल्स तो मॉर्टल सेल्स है. सो मॉर्टल सेल्स एक टाइम के बाद तो मरने वाले हैं, राइट. सो इस डायग्राम को डिटेल में देख लो. आई हैव दिस वेक्टर विच हैज गॉट दिस पर्टिकुलर डिजायर्ड जीन दैट इज ADA जीन. मैंने वायरस के साथ जोड़ दिया है. इस वायरस के अंदर देखो जीन आ चुका है. पेशेंट के लिम्फोसाइट्स थे. इसके अंदर जोड़ने के बाद ये देखो ब्लू पार्ट आपको दिखेगा जो कि cDNA है. पेशेंट के लिम्फोसाइट्स में आ चुका है. इस पेशेंट के सेल्स को मैंने कल्चर किया और इस पेशेंट के अंदर दोबारा डाल दिया. पेशेंट के अंदर पहुंच चुका है हमारा जीन अलॉन्ग विद इट्स लिम्फोसाइट. बट ये लिम्फोसाइट्स कुछ टाइम के बाद मरने वाले हैं बिकॉज दे आर मॉर्टल सेल्स. सो हमें ये जीन थेरापी पीरियोडिकली करना ही पड़ेगा, कंटिन्यूसली करना पड़ेगा. सो इवन दिस इज नॉट कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली क्यूरेटिव. इसका लिमिटेशन है दैट इज lymphocytes are mortal cells, hence periodic infusion of engineered lymphocytes would be required. परमानेंट क्योर क्या हो सकता है? परमानेंट क्योर हो सकता है दैट इंसर्शन इनटू सेल्स एट एम्ब्रियोनिक स्टेज, 16 सेल स्टेज में ही ये कर लो. 16 सेल स्टेज में करना मतलब हमें चेंजेस बस 16 सेल में करना पड़ेगा. यहाँ इतने पूरे बड़े बच्चे में देयर वुड बी मिलियंस ऑफ सेल्स. हर सेल में हम चेंजेस कैसे लाए? सो पॉसिबल नहीं है. इसलिए हम लोग 16 सेल स्टेज में प्रेफर करते हैं फॉर परमानेंट क्योर. बट नाउ यू गाइस टेल मी 16 सेल स्टेज का बच्चा है, क्या ये इवन प्रेग्नेंट लेडी को पता होता है कि उसके अंदर अभी 16 सेल स्टेज का बच्चा है? 16 सेल स्टेज मतलब बेटा मॉर्यूला. When a female get to know that she is pregnant when she skips her first period, and first period skip करते करते तो ऑलरेडी वो बेटा फर्स्ट हार्ट भी बन चुका रहता है, ऑलरेडी एक बच्चा क्रिएट हो चुका रहता है. सो दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन somebody is planning for IVF. As we have already seen, this is genetic disorder.
सो अगर कोई पेरेंट्स रेसेसिव फॉर्म में भी सफ़र कर रहे तो उनको पता होगा कि उनका फ्यूचर बेबी पॉसिबली ऐसा हो सकता है, देन इन दैट केस दे वुड प्रेफर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें वो मॉड्यूलेट कर सकते हैं, जिसमें वो मॉनिटर कर सकते हैं कब 16 सेल स्टेज बनेगा, कब हम जीन थेरापी करेंगे एंड देन कब हम इसको वापस इम्प्लांट करवाएंगे वाइफ के अंदर, देन दैट वुड बी कंसिडर्ड टू बी दी परमानेंट क्योर। आई होप इससे आपको जीन थेरापी कंसेप्ट पूरा क्लियर है। क्विकली नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट फील्ड ही चल रही है हमारी मेडिसिन। फर्स्ट फील्ड में हमारा तीसरा एग्जांपल चल रहा है, दैट इज 1C मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। अब इसका मतलब समझ लो बेटा, मोनो मतलब सिंगल, क्लोनल मतलब क्लोन्स। एक ही तरह के हमने क्लोन्स बनाए हैं। किसके? एंटीबॉडी के क्लोन्स बनाए हैं। कैसे? क्यों? समझ लो इसको। एक एग्जांपल दे रही हूं मैं। लेट्स अज्यूम कि मेरा एक एक्सीडेंट हो रहा है और उस एक्सीडेंट में मेरा बहुत अच्छा खासा ब्लड लॉस हो रहा है एंड मेरा ब्लड है O पॉजिटिव ब्लड। अब इतना ब्लड लॉस हो चुका है कि मेरी डेथ हो सकती है। इन दैट केस क्या किया जाएगा? ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, मुझे ब्लड दिया जाएगा। कौन सा ब्लड दिया जाएगा? O पॉजिटिव ही दिया जाएगा। अब ये O पॉजिटिव ब्लड आया कहाँ से? तो डेफिनेटली हमने इसको स्टोर करके रखा होगा ब्लड बैंक में, थैंकफुली, क्योंकि लेट्स से मेरे कोई भी अड़ोस पड़ोस या क्लोज रिलेटिव्स का O पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ही नहीं है, ना ही O नेगेटिव है जो यूनिवर्सल डोनर होता है। सो इन दैट केस थैंकफुली वी हैव ब्लड बैंक, जिसमें किसी ने तो कोई अच्छे पुरुष ने या अच्छी महिलाएं ने ब्लड डोनेट करके रखा होगा एंड वो डोनेटेड ब्लड मुझे मिल रहा है, उससे मेरी जान बच रही है। सो इससे हमने क्या किया? वी मेड ब्लड बैंक्स इन प्रायर इटसेल्फ। हमने वेट नहीं किया कि कब एक्सीडेंट होगा एंड कब ब्लड हम लोग ट्रांसफ्यूज करें ऑन स्पॉट। हमने पहले से ब्लड बैंक बना के रखी है। सिमिलरली ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जिनको फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज लगते हैं एंड क्विकली हमारी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाती। हमारी बॉडी को भी एंटीबॉडी बनाने में 1 to 2 वीक्स लग जाते हैं। तब तक व्हाट इफ इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल गया तो? सो व्हाट डू वी डू? जैसे हमने ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर करके रखे हैं, वैसे ही कुछ डिजीजेस के हम एंटीबॉडीज भी बना के रख चुके हैं। जब जरूरत पड़ी तब वो एंटीबॉडीज हम उस पेशेंट को, सीरियस पेशेंट को दे सकते हैं। वैसे तो बॉडी खुद ही बनाएगी एंटीबॉडीज, बट सीरियस पेशेंट्स में एंटीबॉडीज बनाने में टाइम लग जाएगा, तब तक वो पर्सन की डेथ हो जाएगी। इन दैट केस हम लोग ने स्टोर्ड एंटीबॉडीज जो रखी है वो हम उसको सप्लाई दे सकते हैं। इन अ वे हम लोग इससे पैसिव आर्टिफिशियल इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। वी आर प्रोवाइडिंग पैसिव artificial immunity. So what do we do? Highly specific against a particular antigen. Only one kind of antibody होती है वो, so monoclonal नाम दिया गया है। It was invented by Kohler and Milstein 1975 में। इसे हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी भी कहे हैं, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला गया था 1984 में। Now let's understand हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या थी। हमने क्या किया? एज मॉडल माइस लिया, ये माउस है एज मॉडल, इसको हमने एक एंटीजन इंजेक्ट किया। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि इसको हमने कोरोना वायरस इंजेक्ट किया। अब इस माइस को क्या हो जाएगा? इस माउस को क्या हो जाएगा? कोविड हो जाएगा। अब ये कोविड जब होगा तो डेफिनेटली उसका इम्यून सिस्टम कुछ तो काम करेगा ना, तो उसके इम्यून सिस्टम में जो बी सेल्स होंगे ये एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देंगे, बिकॉज वी ऑल नो दैट B lymphocytes are responsible for producing antibodies. Of course, उनका एक clone cells होता है, plasma cells, which are responsible for producing antibodies. Now, what did we do? इस मॉडल में हमने कोविड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज वाले सेल्स, B सेल्स को आइसोलेट कर दिया। साथ ही साथ हमने माइलोमा सेल्स को भी आइसोलेट कर दिया। माइलोमा सेल्स मतलब होते हैं कैंसरस सेल्स। अब हमने एक टेक्नोलॉजी की मदद से इन दोनों का हाइब्रिड बना दिया। लुक एट दिस सेल्स। दिस सेल्स आर कॉल्ड एज हाइब्रिडोमा सेल्स एंड वी क्रिएटेड दिस सेल्स बाय द टेक्निक कॉल्ड एज हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। अब इन सेल्स को हमने कल्चर किया। आई ड्रॉ ओवर हियर, कल्चर किया एक न्यूट्रिटिव मीडियम में। उस न्यूट्रिटिव मीडियम का नाम है HAT, दैट इज हाइपोक्सांथिन अमाइनोप्टेरिन थाइमिडिन। इसमें हमने कल्चर किया। अब इस हाइब्रिड सेल के फायदे क्या थे? आई ड्रॉ दिस हाइब्रिड सेल ओवर हियर। रेड कलर के सेल्स माइलोमा सेल्स हैं एंड उसके अगेंस्ट मैं यहां ऑरेंज कलर दिखा दे रही हूं, विच शोज ये हाइब्रिड सेल्स है विच possess two properties.
एंड दोस टू प्रॉपर्टीज आर, बीटा सेल की प्रॉपर्टीज है कि वो एंटीबॉडीज बनाएंगे, एंड माइलोमा सेल्स की प्रॉपर्टीज वो है दैट इट वुड रैपिडली डिवाइड. सो इससे हमें विन विन सिचुएशन मिल जाएगा, एंटीबॉडीज मिलती जाएगी बहुत फटाफट, क्योंकि ये हाइब्रिड सेल्स बहुत रैपिडली डिवाइड करेंगे बिकॉज इट हैज गॉट टू फीचर्स, वन फीचर फ्रॉम बी सेल्स एंड अनदर फीचर फ्रॉम माइलोमा सेल्स. अब इसमें बेटा ये पॉसिबल है कि गलती हो सकती है एंड हाइब्रिड सेल्स नहीं बनेंगे, शायद कुछ सेल्स बस कैंसरस सेल्स रह जाएंगे, एंड वी ऑल नो दैट कैंसरस सेल्स विल फाइट विद दिस हाइब्रिड सेल्स, एंड कैंसर सेल्स फाइट करने में जीत जाएंगे बिकॉज दे आर वेरी रैपिडली डिवाइडिंग. बट द गुड पार्ट इज हमने जो मीडियम डाला है जिसमें ये ए मीडियम है, दैट इज अमाइनोप्टेरिन. दिस अमाइनोप्टेरिन इज टॉक्सिक टू कैंसरस सेल्स, तो ये कैंसरस सेल्स मर जाएंगे. सो इसमें जो ग्रो करेंगे वो बस हाइब्रिड सेल्स ही ग्रो करेंगे, जो हमारे लिए फायदेमंद है क्योंकि वो एंटीबॉडीज हमें बना के देंगे, वो भी रैपिडली डिवाइड होके सब फटाफट बनाएंगे. अब यहाँ चांसेस है सिर्फ बी सेल्स भी तो ग्रो करेंगे, बट बी सेल्स अगर ग्रो किए तो भी हमें कोई नुकसान नहीं है क्योंकि वो एंटीबॉडी ही बना के हमें देने वाले हैं. सो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है. दिक्कत की बात तब है जब सिर्फ माइलोमा सेल्स होंगे, एंड वी हैव मेड श्योर दैट माइलोमा सेल्स डू नॉट ग्रो बिकॉज अमाइनोप्टेरिन विल किल दोस माइलोमा सेल्स बिकॉज इट इज टॉक्सिक इन नेचर. सो इस तरह से हमने अभी कोरोना वायरस के एंटीबॉडीज स्टोर करके रखे हैं, वैसे हम अगेंस्ट कोरोना वायरस के अगेंस्ट की एंटीबॉडीज, वैसे ही हम यहाँ एंटीजन के तौर पे कोई दूसरा इंजेक्शन देंगे, तीसरा देंगे, चौथा देंगे एंड सो ऑन. ऐसी मल्टीपल एंटीबॉडीज हम स्टोर करके रख देंगे और इस तरह से हम बैंक बना लेंगे एंटीबॉडीज की. दैट इज कॉल्ड एज मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज. नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इज 1D. फर्स्ट फील्ड में 1D इज वैक्सीन्स. हम फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन्स बनाए जिसमें हम पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म यूज कर रहे हैं. अब ये एंटायर ऑर्गेनिज्म जिंदा होगा बट उसको हम इनएक्टिव कर देंगे. इनएक्टिव, हाउ डू वी डू दैट? बाय वीकनिंग इट, बाय वीकनिंग द वायरस. ऐसे वैक्सीन्स को हम अटेन्यूएटेड वैक्सीन्स कहते हैं, या तो हम किल्ड ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे बट एंटायर ऑर्गेनिज्म. तो किल्ड ऑर्गेनिज्म को हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कहते हैं. सो इसके एग्जांपल्स है ओरल पोलियो वैक्सीन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन. इसमें जिसमें एंटायर ऑर्गेनिज्म यूज किया, या तो जिंदा बट इनएक्टिव, या तो अटेन्यूएटेड, या तो मरा हुआ, जिसको हम इनएक्टिवेटेड कहते हैं. सेकेंड जनरेशन वैक्सीन में वी आर नॉट यूजिंग एंटायर ऑर्गेनिज्म, वी आर यूजिंग इट्स एनी ऑफ द पार्ट और एनी ऑफ द प्रोटीन और एनी ऑफ द सब यूनिट बट नॉट एंटायर ऑर्गेनिज्म. इन्हें हम सब यूनिट वैक्सीन कहते हैं, वायरस लाइक पार्टिकल वैक्सीन कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन कहते हैं. एग्जाम्पल इज DTP, जिसका हम बस टॉक्सॉइड पार्ट यूज करते हैं, नॉट एंटायर ऑर्गेनिज्म. D स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया, T फॉर टिटेनस एंड P फॉर पर्ट्यूसिस. थर्ड जनरेशन वैक्सीन में हम बस कोई मॉलिक्यूल लेते हैं. मॉलिक्यूल है DNA या तो RNA, उसे हम DNA वैक्सीन या RNA वैक्सीन कहते हैं. एग्जाम्पल आर हेपेटाइटिस एंड हर्पीस. विद दिस मेडिसिन फील्ड के जो 4 एग्जाम्पल्स थे, पहला एग्जाम्पल था जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, दूसरा था जीन थेरापी, तीसरा मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एंड फोर्थ इज वैक्सीन्स. क्विकली रिवाइज ऑल द 4 एग्जाम्पल्स